जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 24 अगस्त और आज दोस्तों हम तीन रेलेवेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक इशू हम डिस्कस करेंगे हिंदू में से, यहां पे बात करी जा रही है 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट के बारे। तो इसके चैलेंजेस क्या हैं, पुलिस के लिए चैलेंजेस क्या हैं 5G टेक्नोलॉजी से और क्या कंसर्न्स है, इसके बारे हम डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो अगेन हिंदू में आया है, जहां पे बात करी गई है मिसिंग साइंटिफिक टेम्परमेंट के बारे। तो ये इंडियन सोसाइटी से पर्टिनेंट है। काफी अच्छा आर्टिकल मेरे को लगा। आप इसमें जो कंटेंट इस आर्टिकल में दिया गया है आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इसके थीम के ऊपर कोई ऐसे पूछा जाता है। और एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में से हम शेयर करेंगे। ये गगनदीप कंग ने आर्टिकल लिखा है जो कि एक लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है। ये बात करता है वेलनेस विश फॉर 2047। तो यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन की बात करी गई है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड है, GS2 का कंपोनेंट है। क्वेश्चन ऑफ द डे जैसे आप जानते हैं विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एक मैंने नई चीज इंट्रोड्यूस आज करी है, वो ये है कि चलो क्वेश्चन ऑफ द डे तो आपको मिलेगा एंड ऑफ द वीडियो में, वो तो आप सबने अपना जो आंसर है टेलीग्राम ग्रुप में भेजना ही भेजना है। लेकिन जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो 5G वाले आर्टिकल में से है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी दो आर्टिकल्स हैं, अब कुछ बच्चों का होता है कि सर हमको हर एक आर्टिकल के एंड में क्वेश्चन चाहिए। अब मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा कि हर एक आर्टिकल के एंड में जो क्वेश्चन मैं अब आज से डालूंगा उसका आप आंसर टेलीग्राम में पोस्ट करिए, आंसर आपने एक ही पोस्ट करना है क्वेश्चन ऑफ द डे का। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए दैट आफ्टर द एंड ऑफ एवरी आर्टिकल आपको एक क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने आज वो इनिशिएटिव शुरू करा है। अगर आपको ठीक लगे तो मेरे को बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, तो उसको इनिशिएटिव को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपने कहाँ पोस्ट करना है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। नाउ अब ये टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिलेगा एंड इस लिंक को क्लिक करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्शन मिलेगा। एंड इफ इन केस यू डोंट गेट रीडायरेक्शन देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉप इन अ मैसेज फ्रॉम योर टेलीग्राम ऐप ऑन दिस नंबर 6280133177। और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे बेस्ट आंसर शेयर किया जाता है और वो टेलीग्राम के ग्रुप में शाम को 6 बजे पिन भी किया जाता है और साथ के साथ मॉडल आंसर भी पिन किया जाता है। कल वाले क्वेश्चन का कोई भी बेस्ट आंसर नहीं था। नाउ अब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इतना एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में। आफ्टर ऑल ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, कोई यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट मैं इंकरेज करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। बिकॉज जैसे आपको मैंने कल भी कहा था कि प्लीज वेट मत करिए कि मेरा प्री निकल जाएगा तो मैं आंसर अपना लिखना शुरू करूंगा। अगर आपका पहला आंसर 150 शब्दों का 250 शब्दों का अगले साल प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद है, तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था नहीं निकलने वाला मेंस। तो प्लीज मेंस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है डेली बेसिस पे करते रहिए। एटलीस्ट जीएस के क्वेश्चंस अगर हम चलो कोई भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई और इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे भी हो, लेकिन एक आंसर जरूर आपने लिखना है, ये मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है। तो चलो आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है इंप्लीकेशंस ऑफ द 5G रोल आउट फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। ना अच्छा आर्टिकल है। देखिए अभी रिसेंटली 5G के ऑक्शंस भी हुए थे। देखिए 5G टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपने ज़्यादा बेहतर समझना है ना, तो अभी रिसेंटली जो हमारे साइंस एंड टेक के सर हैं धर्मेंद्र सर, उन्होंने फ्यू मिनट सीरीज में बड़ा अच्छा एक वीडियो बनाया था 5G टेक्नोलॉजी को लेके, 5G जो अभी ऑक्शन होते हैं उसको लेके। तो टेक्निकल एस्पेक्ट जो है 5G का वो वीडियो देख के भी समझ सकते हैं। चाहिएगा तो आप फ्यू मिनट सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं ना। अब 5G को लेके बहुत एंथुजियाज्म है, बहुत एक्साइटमेंट है। 5G फोन्स आ चुके हैं मार्केट में, 5G अभी नहीं आया लेकिन 5G इनेबल्ड फोन्स आ चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 5G को बहुत जल्दी हम रोल आउट करेंगे। हालांकि ये बात भी देखिए, अब हम बात 4G की करें उससे पहले 3G की करें तो लेकिन कुछ ज़्यादा स्पीड तो 4G की नहीं थी। अब उम्मीद है कि अब 5G की स्पीड अच्छी होगी, नेटवर्क ज़्यादा बेटर होंगे। डेफिनेटली देखिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब डेफिनेटली अब 5G के चलते इंटरनेट स्पीड तो बढ़ेगी और बहुत ज़रूरी है हमारे डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम के लिए। हम अगर हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाना है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 5G के चलते सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा अक्रॉस द कंट्री। ऑलरेडी आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति के पास इंटरनेट कनेक्शन है। ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन को बढ़ाने की बात करी जा रही है। चलो अगर घर पे ब्रॉडबैंड या ऑप्टिकल फाइबर नहीं भी है तो एटलीस्ट फ़ोन में हमारे पास 4G इस तरह का नेट हमारे पास पैक्स होते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली जो इंप्लीकेशंस है 5G के रोल आउट की दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट ऑल्सो फॉर द लॉ एनफोर्समेंट, यानी कि पुलिस की अगर हम बात करें उनके लिए भी तो सिक्योरिटी एनहांस जरूर होगी। बिकॉज देखिए 5G में ज्यादा बैंडविड्थ है, ठीक है, लो लेटेंसी है और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस डिवाइसेस को भी इनेबल कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात आती है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हो, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, ड्रोन्स हैं, CCTVs है,
और अगर पुलिस ने इमेजेस को ट्रांसमिट करना है, कोई सस्पेक्ट है, कोई टेररिस्ट है, अगर वो इमेजेस को ट्रांसमिट करते हैं अपने डिवाइसेस से, तो अक्सर होता है कि जो इमेजेस होती हैं वो काफ़ी धुंधली होती हैं, तो 4G की स्पीड पे वो अच्छी तरह से डाउनलोड नहीं हो पाती हैं, तो मे बी 5G की स्पीड पे वो ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा जो रेजोल्यूशन है, ज़्यादा क्लैरिटी से इमेजेस का दिखे। तो ये सब बातें यहाँ पे आ जाती हैं। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी इनहांस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर चैलेंजेस भी यहाँ पे आते हैं। 5G इनेबल्ड फोन्स आ चुके हैं, 5G के ऑप्शंस हो रहे हैं, चलो 5G जल्दी रोल आउट भी किया जाएगा, लेकिन क्या हमारी पुलिस के पास वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 5G को जब हम रोल आउट कर रहे हैं तो उसको हम हार्नेस कर सकें, उसको हम टैप कर सकें? ठीक है, अभी भी आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन हैं, ऐसे बहुत सारे पुलिस सिस्टम्स हैं जो कि बहुत आउटडेटेड हैं। क्या वो कंपैटिबल हैं 5G टेक्नोलॉजीज के द्वारा? ये बात सोचने वाली है। ठीक है, नाउ इवन इफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दे गेट एक्सेस टू द सिक्योर डेटा फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स, दे विल स्टिल नीड टूल्स कि कैसे इस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस करके पुलिस को, अब देखिए यहाँ पे फंडिंग की बात आती है, यहाँ पे पैसे की बात आती है, तो सरकार को पैसे लगाने पड़ेंगे। पुलिस मॉडर्नाइजेशन को लेके बहुत बार हम बात करते रहते हैं, तो चाहे वो नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कैसे 5G टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना है, लेवरेज करना है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब कुछ कंसर्न्स की बात करें, देखिए अब यहाँ पे ये बात करी गई है कि 5G टेक्नोलॉजी तो आप रोल आउट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या वैसा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है? अब आपने घर बनाना है, तो घर आप मिट्टी का तो घर नहीं बनाएंगे ना, मिट्टी का घर उसकी तो बुनियाद ही बहुत शेकी होगी, बहुत टेम्पररी होगी। ठीक है, तो डिप्लॉइंग 5G व्हेन वी हैव अ शेकी साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन, साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स की बात करें या साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड पर्सोनल की बात करें, हमारे पास स्किल्ड पर्सोनल भी नहीं है साइबर सिक्योरिटी से के मैटर से रिलेटेड। अब देखिए, जो पुराने नेटवर्क्स थे, जो हम 2G 3G 4G की बात करें, वो सारे हार्डवेयर बेस्ड थे, लेकिन 5G क्या है? 5G सॉफ्टवेयर डिफाइंड डिजिटल राउटिंग है। ठीक है, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, अगर हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की बात करें, तो देखिए ये थोड़ा वैल्यू एडिशन है यहाँ पे, ज्यादा देखिए टेक्निकल डिटेल्स में नहीं हम जाएंगे, बेसिक बात यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जहां तक देखिए ट्रेडिशनल नेटवर्क्स की बात आती थी, है ना, जैसे हम 2G 3G या 4G की बात करें, वो हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज करते थे, है ना, ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने के लिए, चाहे वो राउटर्स के द्वारा, स्विचेस के द्वारा नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना। यहां पे क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या है? बिल्कुल सही कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरह से कंट्रोलर की तरह काम करता है ट्रैफिक को डायरेक्ट या रीडायरेक्ट करने के लिए नेटवर्क में। यहां पे हार्डवेयर डिवाइसेस का, यानी कि राउटर्स का या स्विचेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है ना, ये अपने आप में क्रिएट भी कर सकते हैं एक वर्चुअल नेटवर्क और कंट्रोल भी कर सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क। यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के जरिए कोई भी इंसान हाइपोथेटिकली एक 5G नेटवर्क क्रिएट भी कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, और ट्रेडिशनल हार्डवेयर डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकता है, तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। ठीक है, नाउ अगर हम बाकी कंसर्न्स की बात करें, व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं तो वहां पे लिखा आता है कि जो मैसेज आप अपने किसी को भी भेज रहे हैं जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एडेड है, कि भी वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। कोई थर्ड पार्टी हैक करना चाहे व्हाट्सएप की आपकी चैट्स को, वो इतनी आसानी से नहीं कर सकता। ठीक है, चलो हैक तो आज के टाइम पे कुछ भी हो जाता है, हैकर्स तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हैकर्स तो पुलिस से भी 2 कदम आगे होते हैं। लेकिन बहरहाल एंड टू एंड इनक्रिप्शन हमारे, अगर हमको लेमैन टर्म में समझना है कि कोई थर्ड पार्टी आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती है। लेकिन 5G में एंड टू एंड जो एन्क्रिप्शन है वो नहीं है। ठीक है, दैट लैक्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। और जो हैकर्स हैं वो प्लॉट कर सकते हैं अपने अटैक्स और ज्यादा प्रिसाइज तरीके से और ज्यादा एक्यूरेट तरीके से, जिसके चलते जो साइबर क्राइम्स हैं वो और ज्यादा परपेट्रेट हो सकते हैं, है ना। ये साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स बनते हैं। अब जो बैंडविड्थ एक्सपेंशन है 5G के चलते, इसके चलते जो क्रिमिनल्स हैं वो ज्यादा डेटाबेसेस को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। और देखिए क्रिमिनल्स आज के टाइम पे, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर टेररिस्ट हैं, वो वैसे भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो पुलिस से भी बहुत ज्यादा 2-3 कदम आगे होते हैं, है ना। साइबर टेररिज्म आज के टाइम पे एक नया कंसेप्ट है, जहां पे आपको बम बंदूक की जरूरत नहीं है, तोप की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के हथियार की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के आराम से किसी भी सरकार के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। ठीक है ना, विद टाइम जैसे 5G और डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करेगा, आने वाले समय में आप देखेंगे अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि इंटरनेट ऑपरेटेड जो डिवाइसेस हैं, तो गाड़ियां हैं, कल को आगे जाके हो सकता है कि घर भी होंगे आपके, स्मार्ट होम्स, है ना, स्मार्ट कार्स, है ना, स्मार्ट वॉचेस तो हम देखते ही रहते हैं। तो इस तरह की चीजें आने वाले टाइम में बढ़ेंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे इंटरनेट स्पीड बढ़ रही है, जैसे 5G आ रहा है, कल को मे बी 7G आ जाए, 8G आ जाए, जितनी मर्जी जी आ जाए, है ना। लेकिन उसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी है इस तरह के अटैक्स की वो भी बढ़ेगी, जो वल्नरेबिलिटी है वो और ज्यादा एक्सपोज हो रही है। तो एक पर्टिनेंट यहां पे जो इशू इस आर्टिकल में जो कॉलमनिस्ट उठा रहे हैं वो ये है
कि क्या 5G टेक्नोलॉजी अपने आप में एक वरदान है क्रिमिनल्स के लिए। अब एक इंसान एक फेक 5G टावर सेटअप कर सकता है ऑन टॉप ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग, और वो मैनिपुलेट कर सकता है इसको ताकि वो प्राइवेट फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सके या फेक मैसेज सेंड कर सके, या वो किसी इंसान किसी व्यक्ति के फोन को चुरा के उसके 5G कनेक्शन में साइन इन करके उसके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, उसके पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकता है, या उसके क्रेडिट कार्ड से परचेज कर सकता है, ठीक है, जस्ट बाय स्टीलिंग अ फोन। ठीक है, अब क्रिमिनल्स जो हैं वो 5G को यूज कर सकते हैं अपने काले कामों के लिए, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज को कंसील करने के लिए, अपनी लोकेशन को हाइड करने के लिए। ठीक है, अगेन ये 5G टेक्नोलॉजी का हार्नेस या पोटेंशियल शायद क्रिमिनल ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे एज कंपेयर टू द पुलिस, बिकॉज पुलिस के पास वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हैकर्स जो हैं वो किसी की व्हीकल को हैक कर सकेंगे, अगर हम स्मार्ट कार्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जानबूझ के व्हीकल को हैक करके, स्मार्ट व्हीकल को हैक करके उसके सिस्टम में कुछ मैनिपुलेशन करके जानबूझ के एक्सीडेंट करवाना ताकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसे का क्लेम ले सके। ठीक है, उसी तरह से स्मार्ट होम्स की यहाँ पे बात आ रही है। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी पैचिंग है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि इंटरनेट ऑपरेटेड डिवाइसेस की बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम पे जो मशीन्स हैं, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो रोबोट्स की बात करें, कहा जाता है कि वो इंसानों से भी ज़्यादा आगे है ना, कि भाई इंसानों के पास तो दिमाग है, इसी करके इंसानों और जानवरों में फ़र्क आता है। लेकिन आज के टाइम पे जो मशीनें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो इंसानों से भी बहुत आगे है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाते हैं। तो टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, साइबर टेररिस्ट हैं, वो 5G की हाई स्पीड का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठा सकते हैं। ठीक है, और 5G के चलते जो टेररिस्ट है दे कैन प्लान अटैक्स विदाउट हैविंग टू ट्रैवल फिजिकली टू अ सर्टेन प्लेस। तो ये कुछ क्रिटिकल कंसर्न्स यहाँ पे हमारे सामने आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको न्यू एज क्राइम्स के अगेंस्ट फाइट करना है, या अगर हमको 5G जो थोड़ी वल्नरेबिलिटीज हैं 5G को लेके, 5G टेक्नोलॉजी को लेके, उसको एड्रेस करना है, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो पुलिस को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि जो नए 5G इनेबल्ड क्राइम्स हैं वो किस तरह से परपेट्रेट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे बनाने बहुत जरूरी है। पहली बात तो पुलिस को ट्रेनिंग देना, ठीक है, स्किल वहां पे डेवलपमेंट करना, साथ में दूसरी बात है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं क्राइम्स के ऊपर फोकस्ड है, स्पेसिफिकली जो 5G इनेबल्ड क्राइम्स के ऊपर फोकस्ड है। ठीक है, फिर सरकार को और टेलीकॉम कंपनीज को नाउ दे हैव टू थिंक ऑफ सेटिंग अप अ 5G क्राइम मॉनिटरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, फिर चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रेगुलेशंस बनाना ताकि अपराध को बढ़ावा ना मिल सके 5G टेक्नोलॉजी के चलते। 5G टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके अपराध को बढ़ावा ना मिले, उस बात को लेके ऐसे रेगुलेशंस बनाना, कानून बनाना बहुत जरूरी है। और लास्ट बात जो है, टेलीकॉम कंपनीज का पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक हार्मोनियस तरीके में काम करना, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर्स अगर टेलीकॉम कंपनीज के इक्विपमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को और समझना चाहते हैं, तो इस तरह का ये जो तालमेल है वो होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अंत में कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेटली 5G के चलते बहुत बड़ी बात है, बहुत गेम चेंजर है फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इवन फॉर आवर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। हर किसी के लिए फायदा है अगर 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। उम्मीद करते हैं कि 5G की स्पीड अच्छी हो, क्योंकि 4G की स्पीड तो इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहां पे एक बहुत जरूरी बात है, अगर हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम यहां पे क्वेश्चन की बात माने, उन्होंने ये कहा था कि भारत सरकार को एक रोड मैप डेवलप करना बहुत जरूरी है ताकि 5G को बेस्ट पॉसिबल तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। चलिए अगला आर्टिकल, द केस ऑफ मिसिंग साइंटिफिक इंडियन, ये CP राजेंद्र ने आर्टिकल लिखा है। अब इसमें क्या बात करी जा रही है, अभी हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने सेलिब्रेट करा है, हम टुवर्ड्स 2047, तो आर्टिकल्स ऐसे आई जा रही हैं कि आने वाले 25 साल में हमारा विजन हेल्थ में, एजुकेशन में, साइंस में, कैसा होना चाहिए हमारा विजन, इस तरह की बातें करी जा रही हैं। लेकिन हम इतनी सिंपैथी साइंस को शो क्यों नहीं करते हैं। देखिए आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी में तो हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है, IT है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक चीज़ है लेकिन साइंस एक और चीज़ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलो हम कहते हैं, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बहुत एम्फोसाइज किया जा रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट साइंस। 1930 के बाद क्या कोई हमारा साइंटिस्ट है जिसको कोई नोबेल प्राइज मिला हो। CV रमन के बाद किसी को नोबेल प्राइज मिला है। आज 2022 चल रहा है, यानी कि लगभग 92 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, हम नोबेल प्राइज क्यों नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, हमको नोबेल प्राइज यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट को क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब बहुत बड़ी बात है कि हमने 75 ईयर्स कंप्लीट करे हैं। अब यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आता है कि हमने क्या अचीव करा, क्या नहीं करा। हमने बहुत कुछ अचीव करा है, बहुत कुछ अचीव करा है। वी हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। कहाँ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम 34 करोड़ लोग थे, आज हम देखिए कितनी बड़ी आबादी है। तो हमने बहुत कुछ अचीव करा है। ठीक है, अब
इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे पॉलिटिशियंस को, लेखकों को, पोएट्स को, आर्टिस्ट को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन दिया जाता है, उनको ड्यू दिया जाता है। लेकिन साइंस और साइंटिस्ट को इतना इग्नोर क्यों किया जाता है? हम तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं ना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना बहुत जरूरी है, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या पब्लिक और पॉलिटिशियंस के अंदर डेवलप किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज इस आर्टिकल में से काफी सारे पॉइंट्स आपको एस्से में से भी मिल सकते हैं, अगर इस थीम के ऊपर आपको कोई एस्से भी आ जाता है। लॉस ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें, अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, फार्मास्यूटिकल साइंसेज हो, न्यूक्लियर एनर्जी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने बहुत एडवांसेस करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम साइंटिफिक लिटरेसी को इतना बढ़ावा नहीं दे पाए हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो अभी भी बहुत बड़ा आइडियल है, बहुत बड़ा एक गोल है जो हम अपनी सोसाइटी में अचीव करना चाहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हो, रैशनल थिंकिंग को हम प्रमोट करें, है ना। अभी भी रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजीज या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर हम क्यों लड़ रहे हैं? अभी भी हम देखते हैं कम्युनलिज्म को, देखते हैं रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजीज के ऊपर वहां पे झगड़े होते हैं, डिबेट्स होती हैं, ठीक है। कहने को तो हम सेक्युलर हैं, अब अगेन यहाँ पे कॉलमनिस्ट अपने व्यूज प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये बात कह रहे हैं कि साइंस जो है, साइंस को प्रमोट किया जाए, ना कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को। क्या साइंस ने अपने आप को ही फेल कर दिया है? अब हो सकता है कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम माइट लाई विद द साइंटिस्ट देमसेल्व्स एज वेल। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितनी ज्यादा करेज से या कितने ज्यादा दिल से, डेलिब्रेशन से साइंटिफिक कॉजेस के लिए स्टैंड लिया है, ठीक है। अब यहां पे जो एमिनेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं पुष्प भार्गव जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उनकी वैसे अब डेथ होगी, 2017 में ही पास्ट हुए, ठीक है। बहुत नोटिस्ड एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक आर्टिकल हिंदू में ही लिखा था जनवरी 17 2015 को, जनवरी 2015 को, जहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं हमारे देश में, ठीक है, उनके पास बहुत बड़े बड़े पद हैं, बहुत बड़े पोजीशंस पे वो बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वो कमिटेड हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए? क्या उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि रैशनैलिटी को प्रमोट करने की बात कर रहा है, रीजन को प्रमोट करने की बात कर रहा है, ठीक है? या क्या साइंटिस्ट जो है वो सुपरस्टिशन को या ऐसे ब्लाइंडेड रिलीजियस बिलीफ्स को ही बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे व्यूज पढ़ लेते हैं पुष्प भार्गव के, जो कि अगेन अभी हमने उनके बारे में पढ़ा था, वो नोटेड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे। वो कहते हैं कि हमने कोई भी नोबेल प्राइज विनर साइंस में नहीं प्रोड्यूस करा 1930 के बाद, बिकॉज वाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक साइंटिफिक एनवायरमेंट ही नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, अब जैसे क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया, है ना, तो अब क्रिकेट को इतना वर्शिप किया जाता है, क्रिकेटर्स को इतना वर्शिप किया जाता है, तो कोई स्पोर्ट है ना, हॉकी हो, क्रिकेट हो, वट एवर स्पोर्ट इट इज, उसके लिए ऐसा कल्चर होना बहुत जरूरी है, ऐसा इकोसिस्टम प्रमोट करना बहुत जरूरी है ना। तो साइंस भी तभी फ्लरिश कर पाएगा ना अगर ऐसा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। केवल कहना कि भी हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करें, या हम जैसे हम बात करते हैं जय विज्ञान का हमने स्लोगन दिया था, है ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो हम देखिए साइंस हैज द आंसर्स टू ऑल द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, but are the politicians ensuring that there is an ecosystem which is increasing the growth of scientific temperament? ना सूडो साइंस की यहाँ पे बात आती है। देखिए कोरोना के टाइम पे ना बहुत बार ये बात कही गई थी दैट हम पैंडेमिक में तो रह ही रहे हैं, लेकिन इन्फोडेमिक में भी रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत तरह की जो फेक न्यूज़ है, गलत चीज़ें हैं, वो प्रोपोगेट की जाती है ना। लेस नॉलेज कैन बी वेरी वेरी डेंजरस एज द सेइंग गोज, कि चलो आपको किसी के बारे नहीं पता, किसी चीज़ के बारे आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको नहीं आइडिया, वो और बात है, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के बारे लेस नॉलेज और आप उस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, दैट कैन बी वेरी डेंजरस, ठीक है। नाउ अब देखिए आज साइंस के चलते हमने बहुत सारे डिफिकल्ट जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं हम उसको एक्सप्लेन कर पाए हैं, ठीक है। आज के टाइम पे चाहे हम यूनिवर्स की बात करें, आज के टाइम पे हम देखिए कहाँ पहुंच गए हैं, मार्स में पहुंच गए हैं, है ना, नासा के मिशंस को देखिए, इसरो के मिशंस को देखिए, तो हमने बहुत एडवांसेस टेक्नोलॉजी में करे हैं। पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक वेलफेयर में, कोरोना आया, है ना, कोरोना के चलते देखिए कहाँ 10-15 साल लगते थे वैक्सीन बनने को, विद इन 1 ईयर वैक्सीन बननी शुरू हो गई, लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली साइंस के पास ही सारे आंसर हैं। क्या ये सारे आंसर धर्म के पास है? देखिए धर्म आपका जो मर्जी हो, धर्म के बारे आप अपना पढ़िए, पर्सनल डोमेन आपका जो भी धर्म हो, वट एवर रिलीजन यू माइट हैव, ठीक है। धर्म को समझना, धर्म को अपनाना, वो अपनी एक पर्सनल डोमेन की बात होती है, लेकिन क्या धर्म को क्लासेस में सिखाना, क्या वो बात सही है? ठीक है, तो सूडो साइंस तो हर जगह है। बहुत सारे देखिए ऐसे पढ़े लिखे लोग ये भी कहते हैं कि भी क्लाइमेट चेंज नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग तो कुछ नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप कितना कहते थे, अब आप उसको मानिए या ना मानिए, लेकिन साइंटिफिक थ्योरी तो बताती है कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है।
कैसे एवोल्यूशन हो रही है, कैसे हमारे आमने सामने जो डाइवर्सिटी है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सबके आंसर हमारे पास साइंस के जरिए ही मिल सकते हैं। ठीक है, इरैशनली या कोई अपने लाइक रिलीजियस बिलीफ्स के माध्यम से हम कोई बात बोलना चाहें उसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन हर एक चीज को रैशनली सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स, अगर हम अपने देश की ही बात करें, ऐसे अटेम्प्ट्स प्रमोट करे गए जहां पे सूडो साइंस को प्रमोट करने की बात करी गई है। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, देखिए यूपीएससी की फील्ड में जो कोचिंग अकेडमीज हैं उनका काम चले ना चले, लेकिन यूपीएससी की फील्ड में जो पंडित लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनका जरूर काम धंधा चलता है ना। ये थोड़ा मतलब ये बात आर्टिकल में लिखी, लेकिन वैसे ही आपको जस्ट एक पासिंग बाय रेफरेंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए, अब एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हो सकता है ना, आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है कि भाई आपकी कुंडली आईएएस वाली है, कि आईपीएस वाली है, कि आईएफएस वाली है, कि बैंक पीओ वाली है ना। आज के टाइम पे ऐसी कुंडलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। ठीक है, नाउ एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो साइंस एज दे से, दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, क्या वो सही बात है? ठीक है, इसमें कोई साइंटिफिक वैलिडेशन है क्या? वाकई में एस्ट्रोलॉजी साइंस है? अब कुछ लोग, ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग कहेंगे कि साइंस है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक वैलिडेशन कोई एग्जिस्ट करती कि नहीं करती है, या हम केवल अपने एंशिएंट टेक्स्ट को या अपने प्राचीन काल को, अपनी पुरानी हिस्ट्री को हम इस्तेमाल करके इस तरह के कोर्सेज को प्रमोट करना चाहते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अब जैसे अब ये कहना कि भी गौमूत्र पीने से आपको कोरोना नहीं होगा, है ना, या जो काउ यूरिन है दैट कैन ट्रीट एवरी एलिमेंट्स ऑफ योर्स, अब इसके पीछे कोई साइंटिफिक वैलिडेशन है? बिकॉज कोरोना के टाइम पे इस तरह की बहुत सारी बातें ना फ्लोट कर रही थी कि आप गौमूत्र पीजिए कि आपको कोरोना नहीं होगा, आप कोरोना से बचे रहेंगे। अब इसके पीछे साइंस है, और क्या जो हमारे साइंटिस्ट हैं, क्या वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? क्या वो ये सब बातें सुनते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा उठता है ना। अब डिसइंफॉर्मेशन की बात आती है, हम इन्फोडेमिक की बात करते हैं। पैंडेमिक के चलते हर कोई वायरोलॉजिस्ट बन गया था, है ना। पैंडेमिक के चलते एवरीबडी बिकेम अ डिफेंस एक्सपर्ट। पैंडेमिक के चलते एवरीबडी बिकेम अ साइकोलॉजिस्ट, है ना। अब डिसइंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पे आज के टाइम में वायरल कर देंगे, इंस्टाग्राम पे वायरल कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस कोने से किस कोने तक पहुंच जाती है, और ये अच्छी बात नहीं है ना। नाउ अब बहुत सारे अटेम्प्ट्स ऐसे चलिए वाला हमने तो कर लिया था। अब ना कंसर्न्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इरैशनैलिटी प्रोड्यूस की जाती है डिसइंफॉर्मेशन से, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, बिकॉज ये जो आप इंफॉर्मेशन को आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ये कितने लाखों लोगों तक पहुंचेगा, है ना। बिकॉज थैंक्स टू आईटी, बिकॉज आप आज के टाइम पे इंटरनेट है, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो आपने कोई सही इंफॉर्मेशन भेजनी हो या कोई गलत इंफॉर्मेशन भेजनी हो, वो लाखों लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या इस तरह का कल्चर को बढ़ावा देके हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं? अब ऑब्वियसली इन्फोडेमिक की जहां पे बात आती है, तो क्या हम गलत इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करके कोई हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने की बात तो नहीं कर रहे ना यहाँ पे? ठीक है, नाउ कंक्लूजन में, हाउ डू वी एक्सप्लेन द रिफ्यूजल टू सी ऑब्जेक्टिव रियलिटी, या हम कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं जो टेंडेंसी है कि नहीं हमारे जो अपने बिलीव्स हैं वो ही सही है। ठीक है, क्या हम अपने बिलीव्स को कॉन्ट्रडिक्शन देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बिलीव्स को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बिलीव्स को प्रूफ करने के लिए कुछ रैशनैलिटी लेके आने के लिए तैयार हैं? ठीक है, द लेस पीपल नो, जितना लोगों को कम पता है उतना ही वो ये कहते हैं कि हमको बहुत ज्यादा पता है, और उतना ही वो एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज थैंक्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुअर सेल्फ अवेयरनेस एंड लो कॉग्निटिव एबिलिटी। तो अभी हमने 75 ईयर्स अपने इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट करे हैं, और 25 साल बाद हम 100 ईयर्स इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट करेंगे, तो डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन का मामला यहाँ पे आता है। ठीक है, डेफिनेटली बहुत गर्व की बात, हम कितना आगे आ चुके हैं, लेकिन क्या हम इस मोमेंट को इंट्रोस्पेक्ट करके ये देख पा रहे हैं कि क्या हमारी कमियां रही हैं, और कहाँ कहाँ पे कमियां रही हैं, और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि उन कमियों के बीच में आई, और कैसे हम उनको सक्सेस पे बना सकते हैं? ये सब बातें इस आर्टिकल में करी गई हैं। अगर आपने इस आर्टिकल से पढ़ के आपने प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, अगर आपको टाइम परमिट करता है ना, ये क्वेश्चन आपने टेलीग्राम चैनल में नहीं पोस्ट करना, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है कि हाउ कैन साइंस सेव इटसेल्फ फ्रॉम द इन्फोडेमिक एज वी लिव इन। इसको आप 150 वर्ड्स में अपनी प्रैक्टिस कॉपी में कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लास्ट आर्टिकल आज का, अ वेलनेस विश फॉर 2047, गगनदीप कंग ने लिखा है। जैसे आपको मैंने बताया था कि एक लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये बात लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पिलर्स ऑफ ग्रोथ की बात आती है। देखिए, किसी भी सोसाइटी के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ग्रोथ रहते हैं, है ना। एक तो एजुकेशन है और एक हेल्थ है। हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ग्रोथ एजुकेशन और हेल्थ बनते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एवरेज एज है इंडियन सिटीजन का 28-27 ईयर्स है। डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसको हम लेवरेज कर सकते हैं, जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे जो एजुकेशन के चलते ग्लोबल सीईओज हमने प्रोड्यूस करे हैं, सुंदर पिचाई हो, सत्य नडेला हो, और भी बहुत सारे हैं, है ना। कितनी सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, डेकाकॉन कंपनीज हैं। तो चाहे उनकी एजुकेशन जहां मर्जी रही हो, प्राइवेट स्कूल में रही हो, सरकारी स्कूल में रही हो, किसी यूनिवर्सिटी में रही हो, आईआईटी में रही हो, कोई साधारण यूनिवर्सिटी में हो, व्हाटएवर इट इज,
लेकिन हमारी एजुकेशन में हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, कितना स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम करने जाते हैं। अब अगर अपने हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके इलाज कराते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग विदेश से आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, मेडिकल टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी कितने सारे लोग हैं जिनको बेड भी नसीब नहीं होता हॉस्पिटल में, उनको कितने धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। उनको इलाज तो बहुत दूर की बात है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे इक्विटी क्यों नहीं है, जहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम इतने ग्लोबल सीईओज को प्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पे हमारे देश में इतने लोग इलाज कराने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जिनको इलाज नहीं मिल रहा, बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई करने का अवसर नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों है, इतना बड़ा डिवाइड क्यों है? अब अगेन यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि क्या आने वाले 25 सालों में हम इस डिवाइड को बढ़ाना चाहेंगे कि नैरो डाउन करना चाहेंगे। नाउ अब जो फाउंडेशनल जो एजुकेशन है वो तो घर से शुरू होती है। कल हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स की भी बात करी थी। अब हम अगर हम प्लेवे की बात करते हैं, जो बच्चा जो 3 साल से लेकर 6 साल की उम्र के बीच में होता है, तो उसमें पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आंगनवाड़ी टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो तो इसी उम्र में बनती है। अब डेफिनेटली आगे जाके अगर हम जब वो बड़े होंगे, अगर उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी इसी उम्र में नहीं होगी तो आगे जाके वो इतना डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो इस करके अंडरस्टैंडिंग, वर्बल एंगेजमेंट, नॉन वर्बल एंगेजमेंट, ठीक है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और न्यूक्लियर और यानी कि चलो आज के टाइम में जॉइंट फैमिलीज का इतना वो जमाना नहीं रहा, ठीक है, लेकिन चाहे नॉन न्यूक्लियर फैमिलीज हो या न्यूक्लियर फैमिलीज हो, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है एक परिवार का, वो डिटरमिन करता है अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शंस चिल्ड्रन हैव इन देयर अर्ली लाइफ, है ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आती है। लेकिन अगर हम स्कूल के एनवायरमेंट की बात करें, तो अगर देखिए अगर कोई बच्चा जो है वो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो स्कूल जाता है या स्कूल जाती है, वो एजुकेटेड है, तो शायद उसका जो सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है वो थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। अब स्कूल केवल एक बिल्डिंग नहीं है जहां पे 4 दीवारें हैं, कुर्सियां हैं, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है ना। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, है ना, जो मर्जी मॉडल ऑफ स्कूल हो, वट एवर माइट बी, ठीक है। क्वालिटी और कमिटमेंट जो है टीचर्स के द्वारा वो बहुत मैटर करती है स्कूलिंग में, एजुकेशन में, ठीक है। जो एजुकेशन में, जो शिक्षा में जो ट्रांसफॉर्मेशनल पावर है ना, उसको फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। अगर तो स्कूल्स में और टीचर्स को पता है, यानी कि जो स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको पता है कि भाई कितनी क्षमता रखता है एजुकेशन, कि एजुकेशन कैन बिकम एन एजेंट ऑफ चेंज, बच्चों की जिंदगी कैसे बदली जा सकती है। और इस तरह की जो चेंज है वो देखिए रातों रात तो आती नहीं है, टाइम लगता है। देखिए हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल्स में इतने सारे बच्चे होते हैं क्लास में, टीचर्स इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते पढ़ने के लिए, और टीचर्स जो हैं वो प्राइवेट कोचिंग को बहुत इंकरेज करते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, वो दोपहर को 2 या 3 बजे के बाद अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर, चलो उनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन स्कूल्स में एक अच्छी एजुकेशन देना, ये तो टीचर्स की कमिटमेंट की बात आती है ना। तो इस करके रेलेवेंस ऑफ स्कूल्स बहुत जरूरी है। वाई इट शुड ओनली बी के भी प्राइवेट स्कूल्स हो या बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हो या बहुत बड़ी आईआईटीज हो, सिर्फ वहीं पे क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करी जा रही है। जो साधारण स्कूल है, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए ना कि किसी को साधारण या असाधारण हमको कहना पड़े, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। अब केवल किताबों से पढ़ के तो हम नहीं सीखते हैं। अब देखिए ट्राइबल कल्चर्स है, उनके जो रीति रिवाज, उनकी जो परंपराएं हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो ट्राइबल फैमिली से जो बच्चे आते हैं, तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हमेशा काम नहीं आती है। हमेशा हमको डिफरेंट अप्रोच एक यहाँ पे सोचनी चाहिए बच्चों को एजुकेट करने के लिए, ठीक है। अब ये कहना कि देखिए जी हम बच्चे के 10 में से 5 नंबर आए हैं, बच्चे के 10 में से 6 नंबर आए हैं, उससे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चा कितना कॉम्पिटेंट है कितना नहीं है ना। आज तक 10th और 12th के तो मार्क्स कहीं काम आते नहीं। हमको कितना बचपन से कहा जाता था कि 10वीं में आप 10वीं तक पढ़ लो फिर बाद में ऐश है, 12th तक पढ़ लो फिर बाद में ऐश है। देखिए अभी तक हम पढ़ ही रहे, लेकिन कहाँ पे नंबर काम आते हैं, कहीं भी नहीं काम आते हैं, है ना। चलो अब वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं, जहां पे हम एजुकेशन को प्रमोट करने की तो बात कर रहे हैं, चलो किताबों की बात करें, लेकिन स्किल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। देखिए अब स्किल ट्रेनिंग की जहां पे बात आती है तो यहां पे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने की बात आती है। कितने सारे नौजवान हैं जो डिग्रीज पे डिग्रीज इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, बीए करा हुआ है, एमए करा हुआ है, डबल एमए करा हुआ है, पीएचडी करा हुआ है, इतनी सारी डिग्रीज इकट्ठे करके बैठे हैं, लेकिन उसके चलते आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग पे हम एम्फोसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? जापान है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी ऐसे तो नहीं बनी ना, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत एम्फोसाइज किया गया था। हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स, आईएएस, इंजीनियर्स, बिजनेस लीडर्स, एमबीएस, हिस्टोरियंस, टीचर्स बहुत सारे हैं, आने वाले टाइम पे भी आते रहेंगे, ठीक है। क्यों आते रहेंगे? बिकॉज उनको लेवरेज है, बिकॉज उनको एडवांटेज है। वो टॉप पोजीशन पे कैसे पहुंच पाए हैं? बिकॉज मे बी वो इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर पाए थे, मे बी वो बहुत अमीर फैमिलीज में से आ रहे थे। लेकिन आने वाले 25 सालों में हमारे लिए चैलेंज क्या है कि जो गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं वो भी इस हाइट तक पहुंच सके, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग रहते हैं उनको भी ऐसा मौका मिल सके कि वो भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएं, एमबीएस करें, आईएम्स में जाएं, बिजनेस लीडर्स बने, मैनेजर्स बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बात याद रखें,
जो गोल ऑफ इक्विटी है दैट रिक्वायर्स अस टू क्रिएट एंड मेंटेन अपॉर्चुनिटीज एट ऑल लेवल, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे हायर एजुकेशन लेवल हो। ठीक है, हमको जहां पे भी पॉसिबल हो ये बात इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना किसी बच्चे का, वो एक बैरियर नहीं बन रहा उसकी एजुकेशन के लिए। ना अब इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ की अगर हम बात करें, देखिए अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो टुवर्ड्स 2030 हैं, यहां पे डॉक्टर गगनदीप कंग ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि शायद वो सारे के सारे गोल्स 2047 तक भी हम मीट कर पाए। बिकॉज अगर हम हेल्थ को ही एड्रेस नहीं करेंगे या हेल्थ इमरजेंसीज को एड्रेस नहीं करेंगे तो कैसे वो गोल्स को मीट कर पाएंगे। जहां तक हेल्थ की बात आती है तो जो गोल नंबर 3 है ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि डायरेक्टली फोकस करता है गुड हेल्थ के ऊपर, वेलबींग के ऊपर, ठीक है, ये तो डायरेक्टली यहां पे हेल्थ के ऊपर बात की जा रही है। लेकिन गोल 1 और गोल 2 जो है, गोल 1 और गोल 2 किसकी बात करता है, कभी नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर, तो हेल्थ का डायमेंशन तो यहां पे भी आ जाता है। यानी कि जब तक हम इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ को एड्रेस नहीं करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को होलिस्टिकली अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को लेवरेज करना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होता है आपका, जब आपने हॉस्पिटल में जाना होता है, आपका प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, प्राइमरी हेल्थ केयर को। नाउ व्हाट डू वी नीड नाउ, अब देखिए हमको बीमारियां, देखिए आने वाले टाइम पे बीमारियां डिफरेंट टाइम की आती रहेगी। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। चलो हॉस्पिटल्स होने जरूरी हैं, पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स होने से भी क्या फायदा अगर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ही नहीं है, नर्सेज ही नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा हॉस्पिटल्स का होने का। ठीक है, इस करके किसी भी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए, खास करके जब हम केयर की बात करते हैं, है ना। अब जो भी शॉर्टफॉल है डॉक्टर्स का, नर्सेज का, तो जो भी मेडिकल स्टाफ का शॉर्टफॉल है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हमको ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमको सही लोगों की, सही रिसोर्सेज की, सही जगहों पे, सही टाइम पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन अदर वर्ड जो आर्किटेक्चर ऑफ हेल्थ दैट शुड प्लेस इंडिविजुअल्स और उनकी जो जरूरतें हैं एट द सेंटर। तो कंक्लूजन में बात क्या निकलती है, देखिए इस तरह का जो हेल्थ केयर है वो कैसे आ सकता है, दैट कैन नॉट कम विदाउट गवर्नेंस। तो गवर्नेंस बहुत जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हमको ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जहां पे हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म बहुत है, बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ पे इलाज करने आते हैं, तो केवल उस तरह के जो अफसर हैं वो केवल कुछ लोगों को नहीं मिलने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ गिने चुने, जैसे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और बाकी जगह पे हॉस्पिटल्स है ही नहीं, है ना। तो इस बात का हमको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमको ये बात इंश्योर करना जरूरी है कि कोरोना है या नहीं है, लोगों को दवाइयाँ, जो ड्रग्स हैं, जो वैक्सीन हैं, वो ज़्यादा महंगे दामों में ना मिले, है ना। तभी हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर पाएंगे, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3 जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो इस आर्टिकल में करी गई हैं। तो अगेन फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, इक्विटेबल एक्सेस रिक्वायर्स दैट वी डिलीवर टू ऑल एंड नॉट जस्ट द प्रिविलेज्ड फ्यू। अगेन ये आपने 150 वर्ड्स में आंसर करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। नाउ अब क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ये आपने टेलीग्राम चैनल पे आपने पोस्ट करना है। क्रिमिनल, अब देखिए, अब अगर आप चाहें तो कोई एक क्वेश्चन भी यहां पे कर सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन ऑफ द डे है ये तो आपने करना ही करना है। वो जो मैंने एडिटोरियल्स के एंड में क्वेश्चन डाले वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, वो आपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट नहीं करने, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। नाउ क्रिमिनल यूज ऑफ 5G इज इनएविटेबल, इस बात को लेकर आपने कमेंट करना है 250 शब्दों में। ठीक है, तो जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था उस आर्टिकल में से क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 3 इश्यूज थे जो हमने डिस्कस करने थे। बाकी जाने से पहले जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आगे आपकी मर्जी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है ना, करंट अफेयर्स का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों के लिए टेंशन होता है कि करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज करें, है ना। बच्चे महीने के एंड में आके मैगजीन पढ़ते हैं, कोई भी मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैगजीन्स भी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को डे टू डे बेसिस में स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स को, वैसे तो न्यूज़पेपर्स पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करंट अफेयर्स के होता है ना कि 3-4 न्यूज़पेपर्स से पढ़ के हम अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे हमारे कोर्स में। तो अगर आपने उस चीज़ को एक्सेस करना है तो आप हमारे इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। और यदि दोस्तों अगर आपने अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज भी क्रिएट करना है, आप अपनी यूपीएससी की तैयारी आराम से घर बैठ के कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसको फॉलो करके कर सकते हैं। अगर आप स्लीपी क्लास का जुड़े हुए हैं और अगर आपको स्लीपी क्लासेस के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की गाइडेंस की जरूरत है, दैट कैन बी ज्योग्राफी, दैट कैन बी हिस्ट्री, दैट कैन बी पॉलिटी, दैट कैन बी एनी सब्जेक्ट, तो अगर आप चाहें तो आप अपने इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज को भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो आप जिसका कोर्स लेना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से पर्टिनेंट जो भी कंटेंट रहेगा प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और साथ के साथ उस सब्जेक्ट से पर्टिनेंट मंथली करंट अफेयर्स भी आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी हम मिलेंगे कल और चर्चा के साथ। तो अब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।